हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैंने हिस्ट्री एनसीईआरटी की एक सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें मैंने चैप्टर 1 से लेके 8 तक कम्प्लीटली अच्छे से करा दिया है। ओके दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 9 के ऊपर। चैप्टर 9 का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ओके दोस्तों, आज से हम लोग नई चीज़ें सीखेंगे कि नए साम्राज्य और राज्य के बारे में क्या है। इसके पहले मैंने आप सबको साम्राज्य और राज्य के बारे में अच्छे से डिटेल में अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था। आपको मैंने बताया था कि कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, साम्राज्य की क्या भूमिका होती है और राज्य की क्या भूमिका होती है। लेकिन दोस्तों, मुझे तब पता चलेगा कि आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखा है जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देंगे। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। मुझे पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि लोग एनसीईआरटीज़ के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कोर्स लेते हैं, कोर्स से सारी डिटेल वे लेते हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरा एक मकसद है दोस्तों कि आप लोगों को सही नॉलेज, अच्छे से चीज़ें पता चले, ताकि अगर मेरी वीडियो से किसी एक का भी फ़ायदा हो, जैसे बहुत ही ज़रूरत है और उसे वो चीज़ें मिल जाए, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी एक शेयर और सब्सक्राइब से दोस्तों मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत मोटिवेटेड होती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँ। अगर इस आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो मैं हिस्ट्री की क्लास 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, सभी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर्स में। आपको पता है, जो भी एनसीईआरटी है वो हर एक चैप्टर को स्टोरी वे में कवर करता है। देखिए, यहाँ पे एक लड़का है अरविंद, इसकी स्टोरी क्या है या इसका क्वेश्चन क्या है। देखिए, अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रूप पहले कागज़ में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। ओके दोस्तों, ये जो अरविंद है ना, इसके स्कूल में एक नाटक हो रहा था। उस नाटक में अरविंद को राजा बनने के लिए चुना गया, लेकिन राजा बनने के साथ में उसे कहा गया कि आपको अपने हाथ में वीणा लेकर बैठना है, उसे बजाना है और कविता का पाठ भी करना है। ओके दोस्तों, तब ये अरविंद तो सोचने लगा कि ऐसा कौन सा राजा था जो कि वीणा बजाता था और कविता का पठन भी करता था। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से ना आपको एक अच्छी एंशियंट इंडिया की, ठीक है, प्राचीन भारत की आपको एक अच्छी सी नॉलेज मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे कैसे राजा महाराजा लोग रहते थे। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। किसकी? समुद्रगुप्त। वो कौन से वंश के राजा थे? गुप्त वंश के। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, जो है ना ये समुद्रगुप्त, ये जो राजा हैं, इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है दोस्तों? इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अंडरलाइन कीजिए, अपने नोटबुक में नोट्स बना लीजिए। इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है, वहाँ से एक अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, अभिलेख क्या है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए, मैं आपका कमेंट्स चेक करूँगी। अगर आपने आंसर दिया, इसका मतलब कि आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखते हैं, आपका पार्टिसिपेशन भी दोस्तों मुझे पता चलेगा। हाँ, हालांकि ठंडी का समय है, लेकिन आप लोगों को कंबल रजाई से हाथ निकालना है और अपने हाथों से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है तथा कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो पहला आंसर रेडी हो गया कि पहला क्वेश्चन और आंसर दोनों रेडी हो गया कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से। वहाँ पर एक अभिलेख में लिखा गया है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में भी की गई। ठीक है दोस्तों, और समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चलता है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री कौन था, तो मंत्री थे हरिसेन। इनको आप लोग को याद रखना है, कौन? हरिसेन।
ठीक है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रशस्ति किसे कहते हैं? तो अभिलेख पर जो लिखा होता है, अभिलेख पर जो भी लिखा होता है उसे हम कहते हैं प्रशस्ति। ठीक है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, जो कि कहाँ लिखी होती है? अभिलेख पर लिखी होती है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। ये जो प्रशस्ति है ना दोस्तों, इसको लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे एक आंसर बताएंगे कि जो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे पहले बताओगे कि थे या थी, मतलब पुरुष थे या स्त्री। ठीक है, ये बताना है। फिर बताना है ये कौन से वंश के राजा थे। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी कौन से वंश के राजा थे। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। किसका दोस्तों? प्रशस्ति का। मतलब हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में तो हमने पढ़ा ही था प्रशस्ति में। ठीक है, प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन जब गुप्त वंश आया तो गुप्त काल के दौरान ये जो प्रशस्ति था इसकी महत्ता बढ़ गई। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। ये जो समुद्रगुप्त राजा है दोस्तों, बताना है कौन से वंश का राजा है, अभी हमने आगे पढ़ा। आओ देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। ठीक है, ठीक है। कवि ने, मतलब कौन से कवि ने? हरिसेन ने। कौन से दोस्तों? हरिसेन कवि, जो कि किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त। उन्होंने प्रशस्ति में बताया है कि समुद्रगुप्त एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान, उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राजा थे, कौन से वंश के राजा थे जिन्होंने अपनी तुलना भगवान के साथ की है, तो वो थे समुद्रगुप्त। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। प्रशस्ति में वाक्य कैसे दिए गए दोस्तों? लंबे लंबे। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है, ये जो राजा थे दोस्तों, सोचो ये इनके शरीर में ये सारी चीज़ें थी, कुल्हाड़ी, तीर, भाला, बर्छा, ये सब कुछ अपने शरीर में लगा के रखते थे, जिसकी वजह से इनका शरीर बहुत ही सुंदर दिखता था। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि हरिसेन ने किन 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति, जो राजा थे उनके प्रति समुद्रगुप्त की क्या नीतियाँ थी। ठीक है, वो हम देखेंगे। इसके पहले ना हम थोड़ा मैप में आ जाते हैं। देख रहे हो दोस्तों आपको ना लाल लाल क्षेत्र, ये जो समुद्रगुप्त के राज्य आपको दिखेंगे, थानेसर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, मथुरा, उज्जैन, वल्लभी, भरूच, सातवाहन, अजंता, अमरावती। ठीक है दोस्तों, ये सारे उनके राज्य थे। देख लेते हैं उनकी 4 नीतियाँ कौन कौन सी थी। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग आते हैं मानचित्र में, देखते हैं हरे रंग का क्षेत्र, ये आर्यावर्त का उन 9 शासकों का क्षेत्र था जिन्हें किसने जीता था? समुद्रगुप्त ने। ये देख रहे दोस्तों, ये है हरे रंग का क्षेत्र जिसमें आएगा पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग, कन्नौज और मथुरा। ये सभी क्षेत्र किसने जीते थे दोस्तों? तो ये सभी क्षेत्र जीते थे समुद्रगुप्त ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर सेकंड है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसके बाद कौन आते हैं? दक्षिणापथ के 12 शासक। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, हम आते हैं दक्षिणापथ के रास्ते पर के 12 शासक। ओके दोस्तों, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि दक्षिणापथ किसे कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपका आज पहला दिन है मेरे लेक्चर्स में, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे पिछले की वीडियोज़ हैं उन्हें देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपका और समझ विकसित होगा और आपको चीज़ों की अच्छी जानकारी मिलेगी। तो अब हम देखते हैं दक्षिणापथ का कौन से कलर में है। ये रहा, लाल बिंदु से लिखे गए। ठीक है दोस्तों, ये जो लाल बिंदु से क्षेत्र है ना, ये सभी क्षेत्र के शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों? समर्पण, मतलब हार मान ली थी। लेकिन समुद्रगुप्त को यहाँ पे उदारवान बताया है। उन्होंने वापस से उन राजाओं को वहाँ पर शासन करने के लिए अनुमति दे दी। तीसरा है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। दोस्तों, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि गढ़ और संघ का मतलब क्या होता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इसके अलावा आपको बताना है कि जो बुद्ध थे, ठीक है, वो बुद्ध वो कौन से कुल से संबंधित थे, ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ संघ शामिल थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। कौन लोग दोस्तों? ये सभी लोग बैंगनी रंग से जो रंगा हुआ है। आते हैं हम लोग मानचित्र 2 में। बैंगनी रंग कहाँ गया? ये सारा ये बैंगनी ही है। थानेसर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, मथुरा, उज्जैन, भरूच, अजंता, वल्लभी, ये सभी क्षेत्र दोस्तों, ये सभी क्षेत्र के लोग समुद्रगुप्त के लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। बाह्य इलाके, चौथा, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी दोस्तों? तो इसमें थे श्रीलंका के शासक। और अपनी पुत्री का विवाह भी उससे किया। ठीक है, मतलब श्रीलंका के जो शासक थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया दोस्तों? समुद्रगुप्त से किया। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? समुद्रगुप्त से किया। ये है मैप। फिर आते हैं हम आगे, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट आएगा। वंशावलियाँ देखते हैं। किसकी वंशावली देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर? समुद्रगुप्त की। मतलब समुद्रगुप्त के पहले और उनके पहले कौन राज करता था। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बी, समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ की थी। किसकी माँ दोस्तों? समुद्रगुप्त की माँ। आपको क्या डालना है? हेडिंग समुद्रगुप्त नोटबुक में। उनकी माँ के बारे में बताना है, उनके पिता के बारे में बताना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, उनके दरबारी कवि। मान लो यहाँ पे आपने हेडिंग डाला है समुद्रगुप्त। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। फर्स्ट, माँ बाप के बारे में। सेकंड, दरबारी कवि कौन था। थर्ड, उनका वर्णन कैसे किया गया है। योद्धा थे, राजा थे, कवि थे। ठीक है, तो उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। ओके दोस्तों, तो क्या है यहाँ पर कि पापा का नाम था, पिता का नाम चंद्रगुप्त वंश के शासक थे और वो पहले शासक थे जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से राजा थे जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, तो वो थे चंद्रगुप्त। ठीक है,
समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके पापा ने भी धारण की थी और बेटे ने भी धारण की। पिता ने भी महाराज धीराज की उपाधि धारण की और समुद्रगुप्त ने भी महाराज धीराज की उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख होता है। उनके जो भी दादा परदादा है उनका किसके रूप में उल्लेख होता है? महाराज के रूप में। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ते ही गया। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विक्रमादित्य, इनके बारे में आपने बहुत ही पढ़ा होगा। ठीक है। तो उनके बेटे चंद्रगुप्त, देखो चंद्रगुप्त प्रथम, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ प्रथम, उनका बेटा आया समुद्रगुप्त, फिर इनका बेटा आया चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था और इनमें से कुछ के बारे में अध्याय 10 में जानकारी मिलेगी। किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों? विक्रमादित्य के बारे में, मतलब सॉरी, समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात हो रही है कि उनके बारे में अभिलेख और सिक्कों से भी पता चलता है। फिर उन्होंने पश्चिम भारत में शक शासक को परास्त किया और उनके दरबार में उनका जो दरबार था विद्वानों से भरा हुआ था। ये सब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे समुद्रगुप्त के बारे में, जिनकी माता कुमार देवी थी, लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी थी। ठीक है, माँ का नाम कुमार देवी, लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी। दूसरा, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। फिर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम हरिसेन था। हरिसेन ने समुद्रगुप्त को एक योद्धा, विद्वान और कवि कहा। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें इलाहाबाद के स्तंभ में अभिलेख में लिखी गई प्रशस्ति से मिलती है। प्रशस्ति का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं कि समुद्रगुप्त की तरह ही उनका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय भी अत्यंत प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि उसने शक शासक को हराया था और उनके जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके दरबार में भी विद्वानों से भरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आएगा, महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने और उसके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। ओके दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन ने कितने साल पहले शासन किया, तो उन्होंने 1400 साल पहले शासन किया। उनका दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन, इनका कवि कौन था? दरबारी कवि तो बाणभट्ट, जिन्होंने क्या लिखा है? बाणभट्ट, जिन्होंने लिखा है हर्षचरित। हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का वर्णन लिखा है। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग, जिनके बारे में तुमने सुना, अध्याय 8 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने जो भी कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। यहाँ से देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी, नेट, सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं दोस्तों। इतना डिटेल में अच्छे से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन रेडी होते हैं, नहीं 3 क्वेश्चन रेडी होते हैं। पहला क्वेश्चन कि हर्षवर्धन कौन था, दूसरा क्वेश्चन हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। ठीक है, पहला कि हर्षवर्धन कौन था, फिर उसका दरबारी कवि कौन था, फिर बाणभट्ट ने किसकी रचना की है। थर्ड पॉइंट, बाणभट्ट ने किसकी रचना की है, तो हर्षचरित की रचना की है। कौन से भाषा में की है, तो संस्कृत में की है। दोस्तों, इतना डिटेल में पॉइंट वाइज आपको कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ाएगा। फिर
कौन सा चीनी यात्री उनके दरबार में था, तो हीनसांग। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊंगी। देखिए दोस्तों, ये पूरे हर्षवर्धन को मैंने जो टॉपिक था मैंने पॉइंट में बता दिया कि हर्षवर्धन, ठीक है, उनके दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, जिन्होंने संस्कृत में हर्षचरित की रचना की है। इसके अलावा जो भी चीनी यात्री था हीनसांग, वो भी हर्षवर्धन के दरबार में देखने को मिला है। ठीक है, और हर्ष जो हीनसांग था दोस्तों, एग्जाम में नहीं डायरेक्ट पूछा जाता है कि हीनसांग जो भी चीनी तीर्थयात्री है हीनसांग, वो किसके दरबार में देखने को मिलता है आपको? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, बहुत सारे नहीं, 4 ऑप्शंस देंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है, वो है क्या है? हर्षवर्धन। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। जो हर्षवर्धन थे ना दोस्तों, अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, मतलब छोटे होंगे। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। ठीक है, हर्षवर्धन कब राजा बने? पिता और भाई की जब मृत्यु हो गई तब। उनकी बहनोई मतलब दोस्तों बहन का हस्बैंड, बहन का पति, उनकी बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। क्या हुआ दोस्तों? ये जो हर्षवर्धन थे वो कहाँ के शासक बने? वो थानेसर के शासक बने। उनका जो बहनोई था वो कहाँ का शासक था दोस्तों? कन्नौज का शासक था। कहाँ का? कन्नौज। लेकिन क्या हुआ ना कि बंगाल का एक शासक था, अब यहाँ पे ये बंगाल का शासक, उसने क्या कर दिया? कन्नौज पर हमला कर दिया। जब उसने कन्नौज पर हमला कर दिया तो फिर हर्षवर्धन ने क्या किया कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वहाँ के शासक ने उनके बहनोई को मार डाला था। आ रहा है दोस्तों आपको कहानी समझ में? ये देखिए, जो हर्षवर्धन थे वो राजगद्दी पर बैठे, लेकिन वो तब बैठे जब उनके पिता और भाई की मृत्यु हो गई। ठीक है, वो कहाँ की राजगद्दी पर बैठे? तो वो थानेसर, अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, थानेसर की गद्दी पर बैठे। तीसरा कि जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, किसे मार डाला? तो उनकी बहनोई, जो कि कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे, उनकी बहनोई को, मतलब हर्षवर्धन की बहनोई को, जो कि कन्नौज के शासक थे, उन्हें बंगाल के शासक ने मार डाला। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्षवर्धन ने क्या किया? सबसे पहले अपनी बहनोई का साम्राज्य कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल को भी अपने अधीन किया होगा। फिर मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर देखो, मगध को भी जीता, हर्षवर्धन ने बंगाल को भी जीता। उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। ठीक है दोस्तों, ये जो हर्षवर्धन थे बहुत ही प्रसिद्ध हो रहे थे, जगह जगहों पर अपनी छाप छोड़ रहे थे, अपनी समृद्धि हासिल कर रहे थे, जगहों पर विजय हासिल कर रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया तब वो आगे बढ़े दक्कन की तरफ, मतलब साउथ, दक्षिण की तरफ बढ़े, तो चालुक्य नरेश ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। चालुक्य नरेश कौन था दोस्तों? ये याद रखो, पुलकेशिन द्वितीय। अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के बारे में। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है दोस्तों, पल्लव, चालुक्य कौन, ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश कौन था? तो पल्लव और चालुक्य। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने नोटबुक में पहले लिखना है पल्लव। ठीक है, फिर आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है इनकी राजधानी कहाँ थी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट डालना है कि साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक? कावेरी नदी के डेल्टा तक, कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक। फिर चालुक्यों का राज्य, अब आता है चालुक्यों का जो राज्य था
दोस्तों वो कहाँ था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें एंशिएंट इंडिया की सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐहोल राजधानी का एक व्यापारी केंद्र भी था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। यहाँ कई मंदिर भी थे। पल्लव और चालुक्य, ये दोस्तों आपको बताना है पल्लव की राजधानी क्या है और चालुक्य की राजधानी क्या है। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। अतिक्रमण करना मतलब विरोधी थे पल्लव और चालुक्य। ये मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। मुख्य रूप से ये लोग ऐसे राजधानी को निशाना बनाते थे जो कि समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। जो पुलकेशिन द्वितीय है वो सबसे प्रसिद्ध कौन से राजा थे? चालुक्य। ओके दोस्तों, अब आपको बताना है चालुक्य की राजधानी कहाँ थी। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और जो पुलकेशिन द्वितीय है वो, एक मिनट आगे बढ़ते हैं, पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य के राजा थे, पल्लव के नहीं। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, पहला है पल्लव और दूसरा है चालुक्य। ठीक है, ठीक है। तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम और चालुक्य की राजधानी थी ऐहोल। ये रही पल्लवों की कांचीपुरम, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल। लेकिन जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो चालुक्य राजा थे। उनके बारे में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि हर्ष वर्धन के दरबार में बाणभट्टा जिन्होंने हर्ष चरित लिखा है। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन था। ठीक है, उन्होंने प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। वैसे ही पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रवि कीर्ति था। ठीक है, उन्होंने इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ठीक है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय है, उन्हें अपने चाचा से ये राज्य मिला है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने मतलब कौन? पुलकेशिन द्वितीय, जो कि कहाँ के राजा थे? तो वो चालुक्य शासक थे। ठीक है दोस्तों, पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। किसका कहना है? रवि कीर्ति का कहना है कि जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया तब हर्ष का मतलब होता है आनंद, वो कभी आगे आनंद नहीं रहा, मतलब हर्ष आगे हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी क्या किया? आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पुलकेशिन द्वितीय फिर आगे बढ़ा, उसने पल्लव के फिर जो राजा थे उनके ऊपर भी आक्रमण किया। फिर जब उन्होंने आक्रमण किया तो पल्लव को के जो राजा थे उन्हें कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेना पड़ा। मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों कि जो चालुक्य वंश था ना, चालुक्य डायनेस्टी, वो कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी शुरू की, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। अभी तक देख रहे हो, चालुक्यों ने हर्षवर्धन को हराया। ठीक है, हर्षवर्धन को हराया, पल्लव राजाओं को हराया, सबको हराया, लेकिन उनकी अब विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ेंगे, क्लास 7 के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों वंश दुर्बल होते गए। कौन कौन? चालुक्य और पल्लव। अंत में क्या हुआ? पल्लवों और चालुक्यों को किसने किसने हराया? राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया। आप पढ़ेंगे इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर हमारा है, अभी आगे भी है, तो एक काम करते हैं, हम अभी स्टॉप करते हैं, या तो 1 मिनट। प्रशासन से दोस्तों हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग आगे का जो भी हमारा सिलेबस है उसे कवर करेंगे।
बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा आलस को भगाइए और अपनी प्यारे हाथों से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।